जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम में लगे यूनिट 2 जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उनको हम लोग आज से देखना प्रारंभ करेंगे। मैं आप लोग को क्लास शुरू करने से पूर्व मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारा मिशन जेआरएफ कैपिटल में लिखेंगे MISSION JRF 2025 मिशन जेआरएफ करके 2025 करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मेरा जो यहाँ नंबर दिया हुआ आप देख रहे होंगे, आपको वाटर मार्क पीछे दिख रहा होगा 7643007052। आप इस पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने ग्रुप पे जोड़ दूंगा जहाँ से आपको समय टू समय आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इसको जरूरी होता है पढ़ने से वो जानकारी ले लेना, वह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या थी, उसका नामकरण कैसे किया गया और किस कवि ने किस आधार पे हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ किया था और कौन कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और मैं बता दूं यह जो नोट्स बना है वह 3 से 4 शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन, रामस्वरूप चतुर्वेदी और दृष्टि वाली पुस्तक का भी थोड़ा बहुत इसमें सहयोग लिया गया है। इन सभी पुस्तकों का इसमें निचोड़ दिया गया हुआ है। अगर आप मेरा क्लास करते हैं तो बाकी पुस्तकें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपनी समझ विकसित करने के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां थी। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की यानी किसी भी चीज़ को लिखने की एक नियम, तरीका, कानून होता है। तो यहाँ जो था वो 4 प्रकार की पद्धतियां थी। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, अब वर्णानुक्रम से आप समझ रहे होंगे वर्ण के अनुसार, वर्ण के अनुक्रम यानी वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घई ऐ औ अंग आ क का क ख ग घ अंग च छ ज झ, इस प्रकार से जैसे जिसका नाम के आगे उस क्रम में इसको सजाना होगा। इसमें रचनाकारों के विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती। इसके प्रयोगकर्ता गर्षादत्ता से एवं शिव सिंह सेंगर थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसको इतिहास की दृष्टि से असंगत क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बहुत से बिहारी भी हो जाता है और बहुत से बच्चन सिंह भी हो जाता है, क्या बिहारी और बच्चन सिंह दोनों एक ही काल के कवि हैं? जबकि उन लोग को वर्ण के अनुसार देखा जाए तो दोनों को एक साथ रखा जाएगा? नहीं, इतिहास क्या कहता है कि वर्ष के अनुसार उसको क्रम में सजाया जाए, इस कारण यह असंगत हो जाता है। अगला है काल कर्मानुसार पद्धति। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो गर्षादत्ता और शिव सिंह सेंगर दिया है, यह दोनों का जो इतिहास लिखा हुआ था वो वर्णानुक्रम पद्धति था। अगला दूसरा है काल कर्मानुसार पद्धति। काल कर्मानुसार पद्धति, तो काल कर्मानुसार पद्धति इसमें क्या होता है, रचनाकारों का विवरण उनके काल और समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकारों की जन्म तिथि का आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है क्योंकि इस पद्धति में लिखे गए ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति की तरह ही कवि वृत्त संग्रह मात्र होते हैं। एक चीज देखिएगा कि यह क्या हो जाता है, कवि वृत्त मात्र संग्रह, मतलब कि कवि के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, उस टॉपिक का मूल रूप से उसकी जो वास्तविकता मौलिकता है वो नहीं उभर के आ पाती। इसके प्रयोग करता जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु विनोद है। यानी कि हमने पहले वर्णानुक्रम पद्धति देखा, वो भी असंगत ठहर गया। फिर हमने काल कर्मानुसार पद्धति देखा, काल कर्मानुक्रम, वो भी असंगत ठहर गया। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति का कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ग्रियर्सन की जो पुस्तक उसमें विधेयवादी की झलक देखने को हमें मिलता है। अगला है वैज्ञानिक पद्धति। अगला क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है।
इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की मांग करता है। इसमें तथ्यों का सत्यापन, निश्चयात्मकता, पूर्वग्रह रहित पूर्वानुमान की क्षमता होती है। अब देखिएगा, इसमें सिर्फ आप क्रम के अनुसार, वर्ष के अनुसार, जन्म तिथि के वर्ष के अनुसार सजा दिए तो ये जरूरी नहीं है कि आपका एकदम लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास 100% सही हो जाएगा। यहाँ यह भी देखा जाता है कि उसमें कई तरह के दोष ना हो। कैसा कैसा दोष ना हो कि उनकी जो व्याख्या, कहीं उनकी व्याख्या ना छूट जाए, उनकी विशेषताएं जो है वो कहीं ना छूट जाए, और साथ साथ तथ्य जो उसके विषय में तथ्य दिया जाए वह सत्यापन होना चाहिए, वो तथ्य सही होना चाहिए। आप सिर्फ ऐसे ही अनुमान लगाए लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला निश्चयात्मकता, पूर्वाग्रह, मतलब कि उसमें जो भी टॉपिक हो निश्चय हुआ, शब्द एकदम एग्जैक्ट सही होना चाहिए। अब पूर्वाग्रह यानी कि अगर किसी के प्रति हम अगर धारणाएं कोई बना लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि साहित्य में वही धारणाएं उसके चलते, समय के साथ वो धारणाएं बदलती हुई है, तो पूर्वाग्रह की स्थिति इसमें नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। पूर्वानुमान की क्षमता होती है, और इसमें क्या होता है कि पूर्वानुमान की क्षमता होनी चाहिए कि अगर ये इसमें चीजें हैं तो आगे चल के ये उसमें हो सकती है, तो पूर्वानुमान की क्षमता होनी चाहिए। और इस वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोगकर्ता कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त। अब हम लोग देखेंगे विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति जो है, यह क्रोचे विद्वान तेन ने इस सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। यह प्रश्न बन चुका है कि इस पद्धति किनके द्वारा दिया गया था? यह पद्धति अल्बर्ट तेन के द्वारा दिया गया था। तेन इस सिद्धांत को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तेन जो है इस सिद्धांत को 3 माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पहला है जाति, दूसरा है वातावरण, तीसरा है क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा मतलब कि एक तरह के लोग जो हो गए वो एक जाति का, दूसरे तरह के लोग दूसरी जाति के लोग हो गए। जैसे कि उत्तर भारत के लोग एक जाति के हो गए तो यहाँ की संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था सब एक तरह के, लेकिन दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वो आपको अलग मिलेगा, तो क्या हो गया? एक अलग जाति के लोग हैं। राष्ट्रीय, उसमें राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह डॉक्टर नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ दिया हुआ है कि इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय का भाव कैसा था, राष्ट्रीयता का विचार कैसा था, सब चीज़ होना चाहिए। सामाजिक वातावरण कैसा था, उसमें समाज के लोग कैसे सोचते थे, क्या बोलते थे, कैसे लिखते थे। सामयिक परिस्थितियां, उस टाइम परिस्थितियों का कैसा स्थिति था, उस परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। अब है 19वीं सदी से पूर्व की कुछ रचना, 19वीं सदी से पहले कुछ रचनाएं की गई थी, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, यह जो है ब्रज भाषा में लिखित है, और एक क्या है? ब्रज भाषा में लिखित, यह एक गद्य ग्रंथ है। कैसा ये ग्रंथ है? यह एक गद्य ग्रंथ है। इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं हैं। जो इसमें क्या है? इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है उनके शिष्यों की कथाएं इसमें हैं, और शिष्यों की कथाओं के साथ साथ शिष्यों का जीवन चरित्र भी है। इसके रचयिता जो है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोस्वामी गोकुल नाथ हैं। अगला बिंदु है 200 वैष्णवन की वार्ता। 200 वैष्णवन की वार्ता, इसमें क्या है? इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में लिखा गया है। इसमें क्या है? विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में लिखा गया। इसके रचयिता कौन है? गोकुलनाथ। एक और रचना मिलता है हमें भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। अगला रचना है कविमाला और कालिदास हजारा। इस कवि के लेखक कौन है? अज्ञात है, नहीं पता है। इतिहास लेखन, इतिहास साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं, अगर हम किसी साहित्य को लिखने बैठते हैं तो कौन कौन सी समस्या हमें आती है? तो सबसे पहले जो समस्या आती है वह तथ्य संकलन की प्रामाणिकता। तथ्य संकलन की प्रामाणिकता की, अगर जो हम तथ्य संकलन करें वो किस आधार तक, किस हद तक वो प्रामाणिक है, सत्य, इस चीज का हमें सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। दूसरा, समकालीन लेखकों पर लिखना। अब जैसे कि हमारे समकालीन अगर कोई लेखक हैं उनके बारे में आलोचना कर देते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगे या किसी तरह का वो हमें क्षति पहुंचा सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेड़ा मोल लेना होता था कि समकालीन लेखकों के विषय में लिखना।
तीसरा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण का पक्षपात। अगर हम किसी के विषय में लिखते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे वो किस जाति के हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस रंग के हैं, हम उसे निष्पक्ष भाव से उसके विषय में लिखेंगे कि वह कैसी मानसिकता का, नहीं, जो है सच उसको लिखेंगे, हम अपने तरफ से पक्षपात नहीं करेंगे। अब देखेंगे कि ये पद्धतियां हम देख लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास का मुख्य स्रोत कहाँ से लेगा ये भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास कौन कौन से शुरू में और कैसे कैसे रचे गए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन कौन से पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं और कहाँ कहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। तो पहली जो पुस्तक है वो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो प्रयास किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? गारसा दत्तासी के द्वारा। इस्तवार दा लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इस पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार दा लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास इस फ्रेंच विद्वान ने किया था। यह जो ग्रियर्सन है उन्हीं ने सबसे पहले इस पुस्तक को सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में, यह ग्रंथ किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। यह ग्रंथ 2 भाग में है। प्रथम भाग जो है 1839 में प्रकाशित हुई थी एवं द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण जो है उसका 1800 पहला भाग, यह जो सबसे पहले जो प्रकाश हुआ 2 भागों में हुआ था, 1839 और 47 में, 1847 में। लेकिन इसका जो दूसरा संस्करण आया था वो कब आया था? 1873 में आया था, जो कि इसमें कुल कितने खंड? 3 खंड करके आए थे दूसरा संस्करण में। इसमें कुल कवियों की संख्या 738 है। ग्रियर्सन की जो यह जो गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है उसमें कुल कितने कवियों की संख्या है? 738 है। और इसमें 72 कवि क्या है? वह हिंदी के हैं। अंग्रेजी वर्णक्रम का प्रयोग किया गया। इसमें अंग्रेजी वर्णक्रम का ABCD, ए से जिनका नाम होगा फिर B से जिनका नाम होगा, वैसे क्रम में रख करके इस पुस्तक का क्रम का प्रयोग किया गया है। और यह जो पुस्तक है वो फ्रेंच भाषा में था। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से प्रेषित पेरिस में प्रकाशित किया गया था। यह जो पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुए थे? ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस पुस्तक का अनुवाद भी किया गया। इस पुस्तक का हिंदी में जो अनुवाद किया गया, किन्होंने किया है? 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वासर ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसे सबसे पहले हिंदी रूपांतरण किया था। अगली जो पुस्तक है वह तज़किरा इस सुआरा ई हिंदी है। तज़किरा इस सुआरा ई हिंदी। यह पुस्तक के रचयिता कौन? मौलवी करीमुद्दीन है। यह कई बार पूछ दिया गया। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। यह ग्रंथ दिल्ली कॉलेज, पहले दिल्ली को दिल्ली लिखा जाता, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें कुल कवियों की संख्या जो है 1004। तज़किरा सुआरा हिंदी में कुल कवियों की संख्या कितनी है? 1004, जिसमें हिंदी के कवियों की संख्या कितनी है? 62। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया था लेकिन नामकरण नहीं किया गया था। इसमें सर्वप्रथम क्या हुआ? कालक्रम को ध्यान में रखा गया था लेकिन नामकरण नहीं किया गया था। अगला है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह जो वह महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। यह जो प्रकाशन है 1873 में इसका प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक कब हुई थी? 1873 में। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य का इतिहास है। हिंदी भाषा में, देखिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास साहित्य का इतिहास है। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। अगला पुस्तक जो है वह शिव सिंह सरोज है। अगला पुस्तक कौन है? शिव सिंह सरोज। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। इस पुस्तक को क्या कहा गया? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु। काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन
एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया है। शुक्ल ने इस पुस्तक को कविवृत्त संग्रह कहा है। इस पुस्तक को शुक्ल ने क्या कहा है? कविवृत्त संग्रह कहा है। अब देखिएगा यहाँ कुल कवियों की संख्या ऐसे गाइड वगैरह में जो है दिया हुआ है लगभग 5,000 इसमें कहीं ना कहीं कवियों की संख्या दी हुई है। लेकिन अगर हम जब नगेंद्र वाली पुस्तक, शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें कवियों की संख्या के विषय में वर्णन नहीं किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग को पूछा भी जाए तो लगभग 5,000 कवियों का इसमें संख्या है। ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है। गरसा दतासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? शिव सिंह सेंगर को। अगली जो पुस्तक है वह पुस्तक है द मॉडर्न। अगली पुस्तक क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में हुआ था। एक चीज आप लोग देखिएगा, कहीं कहीं आपको 1887 मिलेगा, लेकिन जब डॉक्टर नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग क्लेम करते हैं यूजीसी को या एनटीए को तो हम लोग को ऑथेंटिक बुक का प्रमाण देना पड़ता है। तो उस प्रमाण के अनुसार हम देखेंगे तो 1888 दिया हुआ है। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इस पुस्तक के रचयिता को ना जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका यहाँ सिर्फ जॉर्ज ग्रियर्सन आपको मिलेगा, लेकिन पूरा इनका नाम जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम है। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। ये देखिएगा, यह बिंदु महत्वपूर्ण, सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ माना गया है। और इस पुस्तक के जो अनुवादक थे, अनुवादक कौन किए हैं? इस पुस्तक का अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। किशोरीलाल गुप्त ने इस पुस्तक का प्रकाशन 1957 किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। इसमें पहली बार कवियों को काल कर्मानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया गया है। इसमें जो क्या पहली बार कवियों को काल कर्मानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उद्घाटित किया गया। यह किस भाषा में था? यह अंग्रेजी भाषा में है। अगला जो है वह है कि संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। यह ग्रियर्सन की जो पुस्तक है कुल कितने अध्याय में विभक्त है? तो कुल 11 अध्याय में विभक्त है। शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। यह देखिएगा, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का जब आप पुस्तक पढ़े रहेंगे वहां गलत दिया हुआ, इस चीज को देखेंगे कि शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो यह का बात ग्रियर्सन ने कहा था, बाद में रामकुमार वर्मा ने कहा है। यह ग्रंथ को नींव का पत्थर माना गया। यह ग्रंथ को क्या कहा गया है? नींव का पत्थर माना गया। पुस्तक में भी कहीं नहीं कुल कवियों की संख्या दी हुई, लेकिन गाइडों में लगभग 738 कवि का इसमें वर्णन मिलता है, ऐसा गाइड में लिखा हुआ आपको मिलेगा। इस पुस्तक की जो भूमिका है उसमें लिखा हुआ है, क्या उसकी भूमिका में लिखा हुआ हम लोग उसको देखेंगे। एक मिनट, हाँ, भूमिका लिखा हुआ, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। यानी कि प्राकृत भाषा का वो आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं मानते हैं। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गरशा दतासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। यह जो है यह पूछा जा सकता है, ग्रियर्सन वाली पुस्तक की भूमिका में दिया हुआ है। जब नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ेंगे तो वो आपको ये मिल जाएगा।
अगला है कि अंग्रेजी भाषा, यह जो पुस्तक किस भाषा में लिखा है ग्रियर्सन की? अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ। ताशी एवं शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ, इसका जो स्रोत है वो गर्षा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ से लिया गया है, भक्तमाल से भी लिया गया है, गोसाई चरित्र से लिया गया और हजारा एक पुस्तक है वहां से भी इसका स्रोत लिया गया है। अगली जो पुस्तक है वो मिश्र बंधु विनोद है। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है? मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु विनोद को लेखक कौन है? मिश्र बंधु लोग हैं। मिश्र बंधु जो थे वो तीन भाई थे, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो मिश्र बंधु विनोद इसके लेखक है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग 1913 में एवं चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। काल विभाजन एवं नामकरण को व्यवस्थित रूप से करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। क्या है कि काल विभाजन और नामकरण को व्यवस्थित रूप से करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण काल को 5 कालों में विभक्त किया है। इन्हें संपूर्ण कालों को कितने भागों में विभक्त किया है? 5 कालों में विभक्त किया है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा 9 दी है। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा 9 दी है, पर इस बात का यत्न किया गया है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। यह जो आपको गाइड में ये सब बातें नहीं मिलेंगी। इसमें लगभग 5000 कवियों को विवरण है। इसमें लगभग कुल कितने? 5000 कवियों का विवरण है इनका। और जो 3 भाई थे वो कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका जो ट्रिक है वो रहता है GSS, गणेश श्याम सुखदेव। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड वृत्त संग्रह, इसको किसने कहा है? यह बात शुक्ल ने कहा। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड वृत्त संग्रह कहा है। अगला है नागरिक परिचारणी सभा। यह सभा स्थापना कब हुआ था? 1893 में। शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र एवं श्याम सुंदर दास, इन तीनों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। नए सन 1900 से खोज। अब क्या हुआ कि हिंदी में कुछ कुछ रचनाएं जब आने लगी तो कुछ विद्वानों को लगा कि हम एक टीम बनाते हैं और टीम बना करके पता करते हैं कि और हिंदी से रिलेटेड जितनी पुस्तकें वो कौन कौन देश में कहाँ कहाँ छप रखी हुई है, उनको खोज करके सब संग्रह किया जाए और प्रकाशित किया जाए। तो उसके लिए नागरिक परिचारणी सभा की स्थापना किया गया। और नागरिक परिचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। राम श्याम शिव, इसका ट्रिक क्या है? राम श्याम शिव। 1893 1900 से यह प्रारंभ, कुछ फंड जमा किया गया। फंड जमा करने में 7 वर्ष लगा। 7 वर्ष के बाद 900 वर्षों से खोज का कार्य आरंभ किया और सन 1911 में 8 रिपोर्टों में अनेक अज्ञात कवियों एवं लेखक सामने आए और इन सभी सामग्री को प्रयोग करके मिश्र बंधु विनोद ने अपने ग्रंथ की रचना की। यह सब चीज आपको गाइड में नहीं मिलेगा। यह मूल पुस्तक का ये सब मटेरियल है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास किनके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। यह ग्रंथ नागरिक परिचारणी सभा से सन 1929 में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। अब देखिए क्या कहते हैं, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी? क्या कह रहे हैं? यह जो भूमिका से, यह जो जितने भी बिंदु हैं वो भूमिका में आपको मिल जाएंगे कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिया है। इतिहास के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं को साहित्यिक मूल्यांकन की प्रमुखता देना। यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में एक सीमित समय में लिखा गया सामग्री के अभाव के कारण यह पूर्ण रूप से पूरा न हो सका। इसलिए बहुत लोगों का आप देखिए कहते होंगे, सुनते होंगे अक्सर कि छायावाद तक ही पुस्तक को लिखा गया। छायावाद के बाद इस पुस्तक में आपको विशेष कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सीमित समय में लिखा गया है। सामग्री के अभाव के कारण यह पूर्ण रूप से पूरा न हो सका। अब काल विभाजन के विषय में शुक्ल क्या कहते हैं?
काल विभाजन के बारे में शुक्ल कहते हैं जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और इसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। आदिकाल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। आदिकाल के भीतर शुक्ल को कितने प्रकार की रचनाएं मिली? दो प्रकार की रचनाएं मिली। पहला अपभ्रंश भाषा की साहित्यिकी, अपभ्रंश भाषा की साहित्यिक, और दूसरा है देश भाषा जिसको बोलचाल की भाषा कहा जाता था। और यह जो दो प्रकार की उसको मिला था उसमें दो प्रकार की कौन कौन सा? पहला है अपभ्रंश भाषा विजय पलरासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और देश भाषा में जो उसको मिला था वो मिला था खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद, जयप्रकाश, जयचंद, जस चंद्रिका, परमाल रासो, अल्लाह खंड। परमाल रासो में ही एक भाग अल्लाह खंड है। खुसरो की पहलियां, विद्यापति की पदावली। अब है भक्ति काल के संदर्भ में। भक्ति काल के संदर्भ में एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई है वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। क्या कहा गया कि भक्ति एक ही काल और एक ही कोटि की रचनाओं के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं, यानी परंपराएं अलग है बाकी सब कुछ एक है, चली हुई पाई गई है, वहां अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। पहला है भक्ति काल। भक्ति काल को जो है निर्गुण धारा और सगुण में बांटा गया। निर्गुण धारा को भी शुक्ल जी ने दो भागों में बांटा, प्रेम मार्गी सूफी काव्य और दूसरा ज्ञानश्री शाखाएं, और सगुण को भी राम भक्ति शाखा फिर कृष्ण भक्ति शाखा के भाग में विभाग किया है। रीतिकाल के संदर्भ में क्या लिखा हुआ उस पुस्तक की भूमिका में कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका वो विभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। इसलिए आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है उसमें आप देखेंगे कि रीतिकालीन कवि और अन्य कवि करके दो ही भाग में दिया गया है। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूझबूझ पर्यालोचन मतलब चारों ओर देखना करने पर आगे चलकर शायद विवाह का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। इस काल के कवियों का परिचयात्मक वृत्तों का छानबीन मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। यह रीतिकाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका में लिखा हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास वाली पुस्तक में। आधुनिक काल के संदर्भ में वे क्या कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों का वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई है क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है। भक्ति काल के अंदर किसका? रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है। देखिए यह जो पंक्ति हम पढ़ रहे हैं यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति का अनुसार होती है। देखिएगा एक जो यहाँ पंक्ति दिया हुआ है मैं आपको बता दूं कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा शब्द नहीं है, तो वहाँ पूछा गया था, वहाँ क्या दिया हुआ था कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, और इसमें एक और शब्द दिया हुआ था
वह शब्द चुनना था कि कौन इसमें नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें कि कौन सा शब्द नहीं है। अक्सर लोग पिछले बार एग्जाम में सांप्रदायिक को सोचे थे, आचार्य शुक्ल वाली पुस्तक में यह शब्द नहीं है, जबकि ये शब्द दिया हुआ है। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली से किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। केदारनाथ पाठक धन्यवाद को आजकल बदमाशी समझते हैं। यह देखिएगा, इसमें केदारनाथ पाठक का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था उसमें, इसलिए वो कहते हैं कि वो धन्यवाद को कहना आजकल बदमाशी समझते हैं। इसमें कुल जो है 900 वर्षों का इतिहास लिखा हुआ है। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या अगला है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। छायावादी कवि राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ को 938 में प्रकाशित किया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1938 में। वर्मा ने अपने ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 तक की कालावधि को ही लिया है। संपूर्ण ग्रंथ के 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए सामान्यतः शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया गया। शुक्ल जी ने जैसे वर्गीकरण किया था वैसे इन्होंने ही किया है। तो 693 से लेकर के 1693 तक 938 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला है इस पुस्तक के बारे में कि निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमश्री शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। अगला है, इसमें अभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। क्या अभ्रंश साहित्य को भी राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को, यानी कि अभ्रंश साहित्य को भी वो अपने पाठ में, किताब में शामिल किया है करके वो प्रस्तुत कर क्या नाम दिया? संधि काल नाम के शीर्षक से अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। वर्मा जी ने इसी से आदि काल को संधि काल एवं चारण काल कहा था। अगला है, उन्होंने स्वयंभू को, जो कि अभ्रंश के पहले कवि हैं, यानी स्वयंभू को उन्होंने क्या, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। मैं आप लोग को बता दूं, अभ्रंश का सबसे पहला कवि कौन है? तो स्वयंभू को, उसी को इन्होंने सबसे पहला कवि माना है, क्योंकि अभ्रंश के बड़े हिस्सों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने शामिल किया है। यह भक्ति काल तक सीमित है, इनका शेष भाग अलिखित है। रामकुमार वर्मा ने प्रयास किए थे इसको आगे लिखने का, लेकिन उसका अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वो भक्ति काल तक ही लिख पाए। इसका शेष भाग अधूरा है। शेष अधूरा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कहते हैं। इसे अधूरा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कहते हैं। अब अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्गम विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक देखिएगा एकदम महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्होंने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। इन्होंने जो रचनाएं की वो स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं है, यह जो है एक आलोचनात्मक पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति के दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु इसमें वस्तुतः विभिन्न लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री तथा नई व्याख्या प्रदान करते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा आज है। देखिए, इसने ऐसा क्यों कहा कि इस्लाम का जो आक्रमण हुआ था वह उत्तर भारत में हुआ था, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा नमक पहाड़ी पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए वह पंजाब की तरफ से कोई भी बाहरी आक्रमण करते थे। लेकिन
और भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ कहाँ से हुआ, वह दक्षिण भारत में हुआ। जबकि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण के कारण ही यह भक्ति का उदय हुआ। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी उस चीज का कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम 9 आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है, क्योंकि इस्लाम उत्तर भारत में आया और भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हो, इसलिए वो इस्लाम से भक्ति आंदोलन का कोई संबंध नहीं स्वीकारते हैं। कभी कभी हास्यास्पद भाव से कबीरदास को शास्त्र ज्ञानहीन सुनी सुनाई बातों का गढ़न करने वाला आदि कह दिया जाता, मानो उस युग के जुलहे मोची धुनिया और अन्य नीची जाति कहे जाने वाली जातियों के लिए शास्त्र और वेद कहे जाने वाली जातियों के लिए शास्त्र और वेद का दरवाजा खुला था और कबीरदास ने जानबूझकर अपनी अवहेलना की थी। सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान के मार्ग में सब समय सहायक नहीं होता है, और कभी कभी तो युग के तथोक्त नीच जातियों में से आए हुए महापुरुषों का शास्त्र तर्क जाल से मुक्त होना श्रेयस्कर जान पड़ता है। ऐसा इसने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है कि कबीरदास को 3-4 पेज में ही सिमट कर रख दिया है, जबकि उन्होंने तुलसीदास का वर्णन बहुत अधिक वर्णन कर दिए हैं, अतिशयोक्ति उनका वर्णन किया हुआ है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक है कबीर वाली पुस्तक में ही उन्होंने कबीर को अच्छे से हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थापित किया। अगर कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ना आए थे तो आज तक कबीर का अस्तित्व तो बिल्कुल समाप्त हो चुका होता। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, इसके रचयिता है गणपति चंद्रगुप्त, 1965 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। अगला हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इसे नागरिक पंचानी सभा काशी द्वारा कुल 16 खंडों में 1961 में प्रकाशित किया गया था। हिंदी कोविद रत्नमाला, यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। 2 भागों में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 1909-1914 में। अगला पुस्तक है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। यह पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई थी और एडविन ग्रिप्स इसके लेखक हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। FE इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का विमर्श, यह 1923 में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक जो है पुन्नालाल बख्शी। ब्रज माधुरी सार 1923 में प्रकाशित हुआ था। वियोगी हरि इसके लेखक हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं। कविता कौमुदी 1928 में प्रकाशित हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की यह पुस्तक है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 और इसके लेखक सूर्यकांत शास्त्री हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रामा शुक्ल रसाल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। हरिओद के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 में प्रकाशित हुई थी और इसके संकलनकर्ता, यानी कि यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया। इसको संकलन किसने किया था? नंदुलारे वाजपेयी ने इसका संकलन किया था। हिंदी साहित्य 1933, इसके संपादक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल की यह पुस्तक है। द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 किसका? इंद्रनाथ मदान का है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्न दास का है।
आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणे का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यहाँ जो जितने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसका प्रकाशन वर्ष और लेखन संपादन संकलन करता सभी को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर काल कर्मानुसार पूछ दिया जाता है। हिंदी जब जैसे कि हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942 नंदोले वाजपेयी, यह प्रश्न पूछा गया। हिंदी काव्य धारा राहुल संकृतन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमार। रीति काव्य की भूमिका, यह भी प्रश्न पूछा गया 1949 डॉक्टर नगेंद्र का है। उत्तर भारत का संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का 30 1961 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न पूछे गए। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1973 में इसका संपादन किया गया था। यह पुस्तक आप लोग सभी को पढ़ना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। यह पुस्तक तो जरूर से जरूर सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ त्रिपाठी जो है वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना विकास 1986 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया। यह जो नोट्स बना इस पुस्तक को भी फॉलो किया गया है, इस पुस्तक को भी फॉलो किया गया है। और इसे जो 1996 में व्यास सम्मान दिया गया था, क्योंकि इस पुस्तक के रचना के कारण इसे 1996 में व्यास सम्मान दिया गया था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का है। नोट्स बनाते समय इस पुस्तक को भी ध्यान में रखा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 बच्चन सिंह, इस पुस्तक को भी फॉलो किया गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, संपादन इसका कौन है? डॉक्टर नीलाभ हैं। हिंदी साहित्य की परिचयात्मक इतिहास 2010 भागीरथी मिश्र का। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भागीरथी मिश्र का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास 2012 नीरज माधव के द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है यह पुस्तक नारीवादी दृष्टिकोण को रखकर लिखा गया था। हिंदी साहित्य हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथी मिश्र की पुस्तक है। यह पुस्तक भी काफी अच्छा, इस पुस्तक को हम पढ़ें, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। अगला है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, श्री प्रभुदयाल मित्तल के द्वारा लिखा गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक हैं। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास श्रीकांत बाली के द्वारा लिखा गया है। राजस्थान भाषा और साहित्य, राजस्थानी और पिंगल साहित्य, यह दोनों जो पुस्तक है डॉक्टर मोतीलाल मोनारिया के द्वारा लिखा गया है। मध्यकालीन खंड काव्य डॉक्टर सियाराम तिवारी के द्वारा लिखा गया है। अगला कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। यह किसका कथन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। डॉक्टर बच्चन सिंह। आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम जमाने का आभास होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह। अतः इस काल को अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह। भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचयात्मक है। इसे आचार्य द्विवेदी जब्दी हुई मनोवृत्ति कहते हैं। यह भी कथन किनका है? बच्चन सिंह का है। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त को मैंने उलट दिया है, यानी कि रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीतिमुक्त
को मुक्त रीति कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। डॉक्टर बच्चन सिंह। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। डॉक्टर बच्चन सिंह। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता है, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद की चोट पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह डॉक्टर शुक्ल की कथन है। पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी है। क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो की भाषा को हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास के विकास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अगला है शुक्ल की दृष्टि में आदिकाल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है। नौ की सिद्धनाथों की बानियां। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। सरहप्पा को हिंदी परंपरा के पहले कवि हैं। सरहप्पा को हिंदी परंपरा के पहले कवि हैं जो भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। राहुल संकृत्यायन का यह कथन है। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में 8वीं सदी के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। यह प्रश्न पूछा गया था, लोगों को लग रहा था यह प्रश्न कहाँ से बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस प्रश्न को 2023 के दिसंबर में पूछा गया था कि राहुल ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में 8वीं सदी के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। हमारे इसी युग में नई हिंदी कविता के पांचों युग हिंदी सामंत युग, सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग, नवजागरण युग के जितने कवियों को हमारे यहाँ संग्रहित किया है उनमें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि था। राहुल संकृत्यायन। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ था, रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के कवियों तथा लोक गीतों का संकलन एवं संपादन किया था। तज़किरा-ई-शुआरा-ई-हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। हिंदी के मुसलमान कवि के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। ब्रज मधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था। यह निर्विवाद है। यह किसका? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक आचार्य शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किनका? नलिन विलोचन शर्मा का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल। निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त और इतिहासकार रहे हैं। यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यह कथन किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उत्तर अभ्रंश ही
पुरानी हिंदी है। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट कहा है, यह भोला शंकर व्यास का कथन है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इससे अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। यह कथन किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। यह कथन किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 अर्थात 1933 ईस्वी से लेकर 1375 अर्थात 1318 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं के वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल का हमने नाम वीर गाथा काल रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के मत से मुंज और भोज के समय 1933 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ। विद्यापति को आदिकाल में रखा गया है। विद्यापति को किसमें? आदिकाल में रखा गया है। चरित काव्य जैन लिखते थे, जिसे रास साहित्य कहते थे। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना एवं सबसे उत्तम काव्य है। यह किसका कथन है? राहुल संकृत्यान का। स्वयंभू हिंदू के सर्वोत्तम कवि हैं, राहुल संकृत्यान का कथन है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाता है। अगले दिन हम लोग काल विभाजन को देखेंगे। आप लोग को कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैं आप लोग को छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मिशन JRF 2024 ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप एवं चैनल है, जहाँ दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज किया जाता है। और अगर आप हमसे PDF लेना चाहते हैं या हमसे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये 7643 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप लोग का अभी जो क्लास चल रहा है वह यूनिट 2 प्रारंभ आज से हो गया है। यूनिट 8 जो है वह नाटक भी चल रहा है और एक तरफ PYQ भी चल रहा है। ये 3 क्लास आप लोग का अभी हो रहा है। बहुत जल्द यूनिट 2 तो चले, बहुत जल्द अब आप लोग का हम यूनिट 9 निबंध भी शुरू करने वाले हैं। चलिए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।